मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 89 है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जो आपकी रचित है एक किताब, एक कविता है उनकी, जिसका नाम है भगवान के डाकिये, है ना। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उसका अंश दिया गया है, कुछ हिस्सा दिया गया है। तो दो दी गई हैं, पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पहला लिखा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बचाते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैराता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो अब देखिए पहला क्या लिखा है। यहाँ तक कि बोलते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। यानी ये जो है ये प्रकृति के लिए संदेश लाते हैं, भगवान के द्वारा दिया गया संदेश लाते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, वे एक देश से दूसरे देश तक आते जाते रहते हैं, है ना, आसानी से आ जा सकते हैं। उनकी बातें या उनके संदेशों को हम समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जो है जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, उन्हें समझ पाते हैं। अगले बंद में जो है उसमें उन्होंने क्या कहा है, इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह खुशबू जाती है ना, अबोलवा दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक समुद्र या फिर जो देश है वो क्या होता है, पानी बनकर दूसरे देश में बरसता है, भाप बनकर उड़ता है और पानी बनकर दूसरे देश में जाकर बरस जाता है ना। तो इस तरह से ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रकृति को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति जो है वो पूरी एक है और हमने सीमाएं बना दी हैं, है ना। अब यहाँ अपरिचित शब्द दिए गए हैं। डाकिये, डाकिये किसे कहता है? पोस्ट ऑफिसर्स, जो इधर से उधर माल उसको पहुँचाते हैं, कोई संदेश को पहुँचाते हैं, है ना। सौरभ, सौरभ माने क्या होता है? महक, सुगंध, खुशबू, है ना। अब देखिए क्या लिखा है। आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भाव अर्थ को समझ लिया होगा, यानी जो इसमें कहना चाह रहा है पॉइंट वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि पूछा क्या गया है। तो देखिए खग, खग ये तो आपके चिड़िया को ही कहते हैं, विहग भी चिड़िया को कहा जाता है, लेकिन नाग, नाग माने सांप होता है ना। अगला क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सुगंध का विलोम शब्द छाटिए। सुगंध का विलोम शब्द, है ना। तो सुगंध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गंध। सुगंध माने अच्छी खुशबू, दुर्गंध माने बेकार खुशबू। महक माने भी अच्छी खुशबू होती है, सौरभ माने भी अच्छी खुशबू होती है और खुशबू माने भी अच्छी खुशबू होती है, लेकिन दुर्गंध का मतलब होता है बेकार, बदबू वाली। ठीक है। अब लिखा है, भगवान के डाकिये पंक्ति से कवि का क्या आशय है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, भगवान के डाकिये पंक्ति से कवि का ये आशय है कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल ये भगवान के क्या हैं? संदेशवाहक हैं, डाकिये का काम करते हैं, इसलिए इसको भगवान के डाकिये कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएँ बाधक नहीं होती। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आप लिख सकते हैं, पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश आसानी से आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा बाधक नहीं होता। और पक्षियों के साथ साथ इसके लिए आप बादल भी लिख सकते हैं, पक्षी और बादल दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक देश का भाव क्या लिखा है? दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पंक्ति से क्या भाव अर्थ है? चलिए देखते हैं आंसर।
तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि बादल जो हैं वो भाप बनकर उड़ते हैं। तो पानी जो है वो पहले भाप बनता है और भाप बन के उड़ता है और आसमान में उड़ के बादल वो बन जाता है, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कि वो पानी कहाँ से आया, कहाँ से उड़ा, है ना। तो ये समुद्र का जो ये पानी है, जो भाप बनकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फिर दूसरे मुल्क में जाके बरस जाता है। इसके लिए तो कोई सीमा निर्धारित है ही नहीं, है ना। यही इसका भाव अर्थ है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें डिटेल गहराई बात है, लेकिन ये है कि वो भी आपके समझने की नहीं है, तो आप सतही तौर पर ही समझे। जितना इसमें बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये यहाँ लास्ट में आपको एक गतिविधि दी गई है जिसमें लिखा है उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार को लिखिए। तो जो बात सबसे अच्छी लगी, यहाँ से आपको कविता की पंक्तियाँ पढ़नी है। जो सी भी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगनी है उसे लिखना है और वो क्यों अच्छी लगी, उसका भाव अर्थ क्या है और उसका अच्छा लगने का कारण क्या है, ये आपको लिखना है। तो देखिए, जो मुझे अच्छी लगी है मैंने वो लिख दी है। अब आप अगर चाहें, अगर आपको लगता है कि मैम हमें भी यही अच्छी लगी है, तो आप वो लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मैम हमें तो कोई और सी अच्छी लगी है, तो आप वो लिख सकते हैं। चलिए मैंने जो लिखी है वो आपको बता देती हूँ। तो मैंने ये वाली लिखी है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसका अर्थ क्या है कि बादल हैं वो एक देश के भाप बन के उड़ते हैं और दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। जब प्रकृति ने कोई फ़र्क, कोई सीमा नहीं बनाई है, तो ये फ़र्क और सीमा हमने क्यों बना दी, है ना। तो मुझे यही लाइन सबसे अच्छी लगी। इसका पीछे का जो आशय है, जो शायर कहना चाह रहा है, जो कवि कहना चाह रहा है, वो यही चीज़ है ना। तो ये मैंने लिख दिया है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।